बिना किसी चुनाव के। 1946 में अप्रैल में ब्रिटिश काउंसिल का इलेक्शन होता है कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को एक वोट मिलता है। हाँ। उस एक वोट के आधार पर इसको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना था। के बाद आपके खानदान ने राज किया। क्यों? अभी भी राहुल गांधी रागा प्राइम मिनिस्टर रागा। क्यों? मतलब कांग्रेस के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई जाति है, ना धर्म है। मैडम, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है हिंदुस्तान का, तो वो गरीबी है। और गरीबी हमें मिली नहीं है, गरीबी हम शुरू से नहीं है। गरीबी इनके अब्बा जो हमारे देश को लूट के ले गए थे ना, आपकी 56 साल सरकार रही, अभी तक ओबीसी कहाँ था, दलित कहाँ था। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, गरीब का मुद्दा उठाते हैं। अरे सारे मुद्दे अगर 56 साल राज करने के बाद भी जिंदा हैं, तो तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? धान रोप रहे थे। राहुल गांधी करीब 1 महीने पहले एक बयान देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान का खतरे में है। उसके 2 दिन बाद बोलते हैं कि हिंदुस्तान का दलित खतरे में है। और आजकल उन्होंने एक नई रणनीति अपना रखी है। करीब करीब हर राज्य में वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और ओबीसी को लेके बहुत ज्यादा मुखर हैं। हर 4 राज्यों में इनका एक खानदानी दरबारी बैठा हुआ है। हाँ। उस सरकार में मुझे ये बता दे मेरे भाई पप्पू कि तेरे कितने सचिव हैं, कौन से राज्य में तेरा सचिव है जो ओबीसी है? कोई एक नाम बता दो। उसके अलावा हिंदुस्तान में 56 साल तक कांग्रेस ने राज किया, जिसमें करीब 45 साल राज किया एक खानदान ने। देखिए मैडम, आप पहले 2024 का समय है, पहले उसको टाइमलाइन को देखिए। फिर दूसरी बात आप इसमें ये देखिए कि जेएनयू है क्या। जेएनयू कांग्रेस पार्टी की सारी विपक्षी जितनी पार्टी हैं, उन सबके नेताओं की जन्मस्थली है। वहाँ से इन पार्टियों के नेता निकलते हैं। अगर आपको याद हो, टुकड़े टुकड़े गहन जिसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके प्रमुख रचयिता थे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार आज की तारीख में कांग्रेस के बिहार के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो जेएनयू जन्मस्थली है इन घमंडिया लोगों के अपकमिंग नेताओं की। ठीक है, ऐसे विवाद जहाँ की आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया, जहाँ पे कश्मीर को फ्री करने के लिए लिखा गया, जहाँ पे लिखा गया भगवा जलेगा, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जिसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हवा दी है। क्योंकि आप कांग्रेस के सारे एजेंडे अगर उठा के देखेंगे राहुल गांधी के, राहुल गांधी करीब 1 महीने पहले एक बयान देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान का खतरे में है। उसके 2 दिन बाद बोलते हैं कि हिंदुस्तान का दलित खतरे में है। और आजकल उन्होंने एक नई रणनीति अपना रखी है। करीब करीब हर राज्य में वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और ओबीसी को लेके बहुत ज्यादा मुखर हैं। इस पप्पू को, राहुल गांधी को इतना नहीं पता है, ओबीसी की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार में बात कर रहा है पप्पू। ये पप्पू बोल रहा है कि जी उसमें ओबीसी सचिव क्यों नहीं है। अबे उल्लू के पट्टे, इतना समझ ले कि एक आईएएस ऑफिसर को सचिव बनने के लिए 30 साल लगते हैं, कम से कम 30 साल। और उसके अलावा मंडल आयोग जब लागू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वो 1990 में हुआ। अब उससे और अब तक के समय को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 35 साल चाहिए। हाँ। जब ओबीसी वर्ग से कोई सचिव आएगा ही नहीं, तो उसको कैसे केंद्र सरकार में, कैसे किसी और राज्य में लिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसके 4 राज्यों में। इसके 4 राज्यों में इसके खानदानी दरबारियों की सरकार है। हर 4 राज्यों में इनका एक खानदानी दरबारी बैठा हुआ है। हाँ। उस सरकार में मुझे ये बता दे मेरे भाई पप्पू कि तेरे कितने सचिव हैं, कौन से राज्य में तेरा सचिव है जो ओबीसी है? कोई एक नाम बता दो। उसके अलावा हिंदुस्तान में 56 साल तक कांग्रेस ने राज किया, जिसमें करीब 45 साल राज किया एक खानदान ने, गैंडी खानदान ने। ठीक है मैडम, मैं गैंडी बोलूंगा उनको, वो गांधी नहीं है। उन्होंने नाम भी चुराया। आज बापू राष्ट्रपिता की आज जन्म जयंती है। मैं उनको सादर नमन करता हूं और उनको थोड़ी सी मुझे उनके प्रति सिंपैथी भी है महात्मा गांधी जी के लिए। हाँ। क्योंकि उनका नाम इन गैंडी परिवारों ने चुरा लिया। हाँ। ये गैंडी उनका नाम चुरा के बैठ गए। हाँ। और उन्होंने अपने पीछे लगा दिया गांधी। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा इन गैंडियों से, आपकी 45 साल आपके खानदान की सरकार थी, 250 मुख्यमंत्री हुए, 250 में से 44 आपने बनाए। कुल मेरे करीब आप मान लीजिए करीब 27%। क्यों? अगर आप ओबीसी के इतने ही बड़े आवाज के उठाने वाले बनते हो, तो ओबीसी को आज याद क्यों आ रही है? ओबीसी की अब तक याद क्यों नहीं आई? आपकी 56 साल सरकार रही, अभी तक ओबीसी कहाँ था, दलित कहाँ था? बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, गरीब का मुद्दा उठाते हैं। अरे सारे मुद्दे अगर 56 साल राज करने के बाद भी जिंदा हैं, तो तुम क्या कर रहे थे?
क्या कर रहे थे? धान रोप रहे थे। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में भी आज जाति जनगणना का मुद्दा उठ गया है। लगातार इसको 2024 का नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दाव देखा जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दल ये बात कहता है हम धर्म जात की राजनीति नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी हम ओबीसी को देख रहे हैं, जनरल वार्ड को देख रहे हैं, एससी कोटे को देख रहे हैं, एसटी कोटे को देख रहे हैं। तो आखिर ये कौन सा एजेंडा है हम तैयार कर रहे हैं कि आज देखा जाए तो पहले से लेकर के अब तक जो चुनाव हुए हैं वो जाति के आधार पर ही होते हैं, लेकिन आज भी हम कौन सा बदलाव देख रहे हैं? आज भी राजनेता जो है वोट आधार पर जाति के नाम पर मांग रहे हैं। देखिए, जाति के आधार पर होते हैं, लेकिन मौखिक जाति के आधार पर। अभी तक हिंदुस्तान का चुनाव मौखिक जाति के आधार पर होता रहा है। हाँ। लेकिन जो जातिगत जनगणना के जो बिहार में आंकड़े जारी किए गए हैं वो लिखित में किए गए हैं। तो अब देश का चुनाव, किसी राज्य का चुनाव लिखित जनगणना में होगा। ठीक है, तो ये लिखित करने की कोशिश की गई है। हाँ। मैं जातिगत जनगणना में जाके मैं बात करूंगा 85% वहां पे हिंदू हैं। हाँ। आप किसी जाति पर न जाएं। अगर आप वाकई में किसी जाति, किसी वर्ग का आप उत्थान चाहते हैं, उसको आगे की मुख्य धारा में लेके आना चाहते हैं, तो आप भी मैडम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती होंगी। तिवारी हैं आप, पढ़ी लिखी हैं, हर आदमी पर पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, पत्रकार तो वाकई पढ़े लिखे होते हैं। किसी भी चीज़ का आधार, उसकी मजबूती या कमजोरी, वो आर्थिक तौर पे होता है। अगर कोई परिवार आर्थिक तौर पे मजबूत है तो निश्चित तौर पे उसमें कम से कम 2-3 कमाने वाले होते हैं और कोई प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पे मालूम पड़ता है। तो इन्होंने जो जाति के आधार पे कराया, उसकी जगह अगर ये आर्थिक आधार पे कराते तो सही आंकड़े इनको मिलते, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई जाति है, ना धर्म है। मैडम, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है हिंदुस्तान का, तो वो गरीबी है। और गरीबी हमें मिली नहीं है, गरीबी हम शुरू से नहीं है। गरीबी इनके अब्बा जो हमारे देश को लूट के ले गए थे ना, पहले इनके जो 800 साल जिन्होंने हमें राज किया हमारे ऊपर, क्योंकि इन्होंने हमारी किताबों में पढ़ाया इतिहास में कि 200 साल हम लोग गुलाम थे, लेकिन हम लोग 1000 साल गुलाम थे। तो जिन लोगों ने हमें गरीब किया है उसकी वजह से हम गरीब हैं। अब गरीबी हमारे पास ऐसे तो है नहीं, तो पहले उस गरीबी को मिटाएं। अब गरीबी मिटाने के लिए इन्होंने 56 साल क्या किया? अगर ये बोलते हैं देखो जी हमने ये इंस्टीट्यूट बना दिया, इसरो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे भैया आपको बिना किसी चुनाव के देश का प्रधानमंत्री बनाया था, बिना किसी चुनाव के। 1946 में अप्रैल में ब्रिटिश काउंसिल का इलेक्शन होता है कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिलता है। हाँ। उस 1 वोट के आधार पर इसको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना था उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको 1 वोट के आधार पर बनाया, उसके बाद आपके खानदान ने राज किया। क्यों? अभी भी राहुल गांधी रागा प्राइम मिनिस्टर रागा, क्यों? मतलब कांग्रेस के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई दिमाग वाला आदमी नहीं है। जातिगत जनगणना की जो बात की जा रही है मैडम, 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। इसलिए ओबीसी मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, फिर सामान्य वर्ग, यादव, ये सब चीज़ें क्यों लेके आई जा रही हैं? ये इसीलिए लेके आई जा रही हैं क्योंकि देखिए यादवों का वोट, अगर मैं बात करूं आज जो जनगणना हुई है उस हिसाब से करीब 14% है यादव, और करीब आपका जो बात है ये मुस्लिम है 19%। तो मुस्लिम और अगर मैं इनको मिला दूं तो ये करीब होते हैं 33%। अब उनको सीधा कैलकुलेशन नजर आ रहा है कि 33 MY तुम्हारे पास है ही है, बाकी बचा ओबीसी, थोड़ा सा भी झटक गया जीत जाएंगे हम। लेकिन इतना आसान नहीं है मैडम, इतना आसान इसलिए नहीं है कि बिहार की धरती से अगर मजदूर आता है तो उसी धरती से IAS भी आता है, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठता है। उसी धरती से रामनाथ कोविंद भी, मतलब जो भी हमारे रहे राष्ट्रपति, वो तो कानपुर से हैं रामनाथ कोविंद जी, लेकिन उस धरती से दिमागी लोग आते हैं। दिमाग है उन लोगों के पास, वो ऐसे बेवकूफ पने से वोट नहीं करने वाले हैं। कुछ नहीं होने वाला है, कालू और लालू दोनों मिलकर कुछ भी कर ले मैडम, कुछ नहीं होने वाला है। जातिगत जनगणना करा लो और कुछ करा लो, कुछ हल नहीं निकलना है। 2024 में करीब 56% वोट नरेंद्र मोदी को पड़ेगा। ठीक है, देखिए चर्चा है जात पात पर वोट मिले या फिर मिले विकास के नाम पर, लोगों के दिल में क्या कुछ है। जेएनयू भी एक मुद्दा जहां उठा हुआ है, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा जो बनकर के सामने आ रहा है वो जाति जनगणना को लेकर के आ रहा है, क्योंकि संपूर्ण रूप से अभी तक हम मौखिक तौर पर देखते थे, मौखिक तौर पर जो है जात पात पर वोट लेते थे, लेकिन इस बार चला गया है चलन लिखित का। ये लिखित कितना किसके खेमे में लाभ पहुंचाएगा, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था।